तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के उस एक लम्हे की जब पूरी दुनिया सच में परमाणु युद्ध की आग में चलने से बस एक कदम, सिर्फ एक कदम दूर थी। वो तारीख थी 27 अक्टूबर 1962, एक ऐसा दिन जिसे इतिहास में ब्लैक सैटरडे के नाम से जाना जाता है। और क्यों? क्योंकि ये शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे खतरनाक दिन था। उस वक्त की गंभीरता का अंदाजा लगाना है तो अमेरिकी सरकार के इस दस्तावेज को देखिए। इसमें साफ साफ लिखा था कि क्यूबा पर हमला होगा, उस पर कब्जा किया जाएगा। मतलब तनाव अपने बिल्कुल पीक पर था। लेकिन असली खतरा तो कहीं और था। जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में, एक सोवियत पनडुब्बी के अंदर, जहां सिर्फ 3 लोग, सिर्फ 3 लोग, एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम इस मोड़ पर, इस कगाल पर पहुंचे कैसे? तो इस सवाल का जवाब ना कुछ दिनों या हफ्तों में नहीं मिलता। इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। देखिए, क्यूबा को स्पेन से आज़ादी तो मिल गई, पर असल में वो अमेरिका के असर में आ गया। पहले अमेरिकी सेना का कब्जा, फिर नौसैनिक अड्डों का अधिकार। अमेरिका ने क्यूबा पर अपनी पकड़ कभी ढीली नहीं होने दी। और फिर 1952 में तो फुलखेंसियो बतिस्ता, जो कि अमेरिका का ही आदमी था, वो वहां का तानाशाह बन गया। इसके बाद तो यह कंट्रोल और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और बात सिर्फ सियासत की नहीं थी। आर्थिक रूप से तो क्यूबा जैसे पूरी तरह अमेरिका के ही कब्जे में था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। खदानें, यूटिलिटीज, तेल का कारोबार, लगभग सब कुछ अमेरिकी कंपनियों के हाथ में। जाहिर है, इस तरह की आर्थिक गुलामी से क्यूबा के लोगों में गुस्सा तो भर ही रहा था। और इसी गुस्से का नतीजा था 1959 की क्रांति। फिदेल कास्त्रो ने सत्ता संभाली और आते ही सीधा अमेरिकी हितों पर हमला बोल दिया। एक झटके में 380 से ज्यादा अमेरिकी बिजनेसेस का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये अमेरिका के लिए खुली चुनौती थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो कास्त्रो की इस चुनौती का जवाब अमेरिका ने दिया, और बहुत ही आक्रामक तरीके से दिया। और यहीं से दोनों देश टकराव के रास्ते पर निकल पड़े। अमेरिका का रिएक्शन देखिए, ये एक के बाद एक और ज्यादा सख्त होता गया। पहले लगाया व्यापार पर बैन, फिर सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म। बात यहीं नहीं रुकी। CIA ने बे ऑफ पिग्स में एक फेल हमला भी करवाया, और जब वो भी नाकाम रहा तो शुरू हुआ ऑपरेशन मंगूज जैसे सीक्रेट मिशन। हद तो ये थी कि कास्ट्रो को मारने की कोशिशें की गई। अब इन सब के बाद क्यूबा के पास अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ की तरफ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 15 अक्टूबर 1962 एक अमेरिकी जासूसी प्लेन कुछ तस्वीरें लेकर लौटा, और उन तस्वीरों ने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया। उनमें साफ दिख रहा था कि सोवियत संघ क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगा रहा है। बस यहीं से उन 13 दिनों की कहानी शुरू हुई जिन्होंने दुनिया की सांसें रोक दी थीं। ये वो 13 दिन थे जब हर पल, हर लम्हा ऐसा लग रहा था कि बस अब परमाणु युद्ध शुरू होने वाला है। तो राष्ट्रपति केनेडी ने फौरन अपने सलाहकारों की एक सीक्रेट टीम बनाई जिसे एक्सकॉम कहा गया। अब इस टीम के सामने मोटे तौर पर 4 रास्ते थे। पहला, कुछ मत करो, लेकिन ये तो कमजोरी की निशानी होती। दूसरा, सीधा हवाई हमला कर दो, पर इसका मतलब था सीधा सीधा न्यूक्लियर वॉर। तीसरा था डिप्लोमेटिक प्रेशर, जिसमें बहुत वक्त लगता। तो आखिर में एक बीच का रास्ता निकाला गया। केनेडी ने दुनिया के सामने आकर ऐलान किया कि अमेरिका क्यूबा की नौसैनिक नाकाबंदी कर रहा है। हालांकि उन्होंने बड़ी चालाकी से नाकाबंदी की जगह क्वारंटाइन शब्द इस्तेमाल किया ताकि ये जंग का ऐलान न लगे। उधर सोवियत प्रीमियर ख्रुश्चेव ने इसे आक्रामकता तो कहा, लेकिन साथ ही ये भी इशारा दिया कि वो युद्ध नहीं चाहते। लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिकी सेना को डीफकॉन 2 पर डाल दिया गया, मतलब न्यूक्लियर वॉर से सिर्फ एक स्टेप नीचे। इतिहास में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है। पूरी दुनिया ने उस वक्त सच में अपनी सांसें थाम ली थीं। तो एक तरफ तो दुनिया के बड़े बड़े नेता एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे, लेकिन असल कहानी वो पर्दे के पीछे और समंदर की गहराइयों में लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसने हम सबको बचाया। हुआ ये कि अमेरिकी नौसेना ने एक सोवियत सबमरीन B-59 को चारों तरफ से घेर लिया। अब सबमरीन के अंदर जो क्रू था, उनका मॉस्को से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और तभी अमेरिकी जहाज़ों ने छोटे छोटे डेप्थ चार्ज गिराए। उनका मकसद तो सिर्फ सबमरीन को ऊपर आने का सिग्नल देना था। लेकिन अंदर बैठे लोगों को क्या लगा? उन्हें लगा कि बस तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। सबमरीन के कैप्टन वैलेंटिन सवित्स्की उस वक्त गुस्से और शायद डर से कांप रहे थे। उन्हें यकीन हो गया कि उन पर हमला हो रहा है, और उन्होंने
न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने का फैसला कर लिया। और ये कोई छोटा-मोटा हथियार नहीं था। इसकी ताकत हिरोशिमा पर गिरे बम जितनी थी। मतलब एक झटके में पूरी की पूरी अमेरिकी नेवल फ्लीट तबाह हो सकती थी। अब नियम यह था कि लॉन्च के लिए 3 सीनियर अधिकारियों की हाँ जरूरी थी। कैप्टन ने कहा हाँ, पॉलिटिकल ऑफिसर ने कहा हाँ, फैसला हो चुका था। लेकिन तभी तीसरे ऑफिसर वसीली आर्खिपोव ने कहा नहीं। सिर्फ एक आदमी, उसने अकेले ही अपने दोनों साथियों को शांत किया, समझाया कि यह हमला नहीं, शायद सिर्फ एक सिग्नल है। सोचिए, उस एक नहीं ने, उस एक आदमी ने परमाणु युद्ध को होने से रोक दिया। ठीक इसी समय जब समंदर में ये ड्रामा चल रहा था, पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी भी अपना काम कर रही थी। दुनिया के सामने तो डील ये हुई कि सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइलें हटाएगा और बदले में अमेरिका कभी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। लेकिन एक सीक्रेट डील भी हुई थी जो सालों तक दुनिया से छिपाई गई। डील ये थी कि अमेरिका भी चुपचाप तुर्की और इटली से अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें हटा लेगा, और इसी सीक्रेट डील ने दोनों सुपर पावर्स को अपना चेहरा बचाने का मौका दे दिया। तो संकट तो टल गया, दुनिया बच गई। लेकिन ये अपने पीछे कुछ बहुत गहरे सबक छोड़ गया। ऐसे सबक जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। फौरन ही मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन बनाई गई ताकि आगे कभी ऐसी नौबत ना आए। न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटी भी साइन हुई। लेकिन इस कहानी का एक दुखद पहलू भी है। जिन दो नेताओं ने दुनिया को जंग से बचाया, उन दोनों को इसकी कीमत अपनी सत्ता से चुकानी पड़ी। कैनेडी की हत्या कर दी गई और क्रुश्चेव को उनके ही विरोधियों ने ये कहकर सत्ता से हटा दिया कि वो अमेरिका के सामने झुक गए। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। जिस सोर्स मटेरियल के आधार पर हमने ये पूरी जानकारी तैयार की है, वो क्यूबा संकट की तुलना आज के रूस यूक्रेन संघर्ष से करता है। उस सोर्स का ये मानना है कि डिप्लोमेसी यानी कूटनीति हमेशा एक रास्ता होती है, एक ऐसा रास्ता जो सोर्स के मुताबिक हाल के संघर्ष में नहीं अपनाया गया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब बड़े बड़े देश और उनकी बड़ी बड़ी नीतियां दुनिया को तबाही के कगार पर ले आती हैं, तो क्या दुनिया का भविष्य वसीली आर्खिपोव जैसे किसी एक इंसान के अकेले, शांत और दृढ़ साहस पर टिक जाता है?